नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार बात करेंगे देश के सुप्रीम कोर्ट और उनके द्वारा कपिल सिब्बल के सम्मान में जिस तरीके का स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है। दरअसल पिछले कुछ समयों से जिस तरीके से कपिल सिब्बल और उनके मुवक्किलों को सुप्रीम कोर्ट राहत दे रही है, या कहे तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का स्पेशल प्रोविजन उपलब्ध करवाता है, सुप्रीम कोर्ट का अब यह रवैया कपिल सिब्बल के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट अपने साख को दांव पे लगाता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तरह तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और जो प्रश्न बिल्कुल जायज खड़े हो रहे हैं। आज तक इस देश में कहने को तो लोकतंत्र है, सभी को बोलने की आजादी है, संविधान इसका इजाजत देता है, अधिकार देता है, लेकिन इस देश में एक अनोखा व्यवस्था चलते हुए आ रहा है पिछले कई वर्षों से। क्या भारत में प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, भारत के संविधान के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, हिंदू सनातन धर्म देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी संस्था है देश का सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जिसके ऊपर आप सवाल उठा ही नहीं सकते। अगर आप सवाल उठाइएगा तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत की अवमानना का मुकदमा हो जाएगा। लेकिन शायद अब इस देश में रहने वाले लोगों का विचार बदलने लगा, उनको समझ में आ गया कि ये जो अदालत के अवमानना का जो ये डर है, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के राष्ट्रवादी लोगों को, इस देश के राष्ट्रवादी लोगों के आवाज को दबाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले गलत निर्णयों पे कोई सवाल न उठाए, इसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट को दोषी न ठहरा दे, कोई उनकी आलोचना न कर दे, इसके लिए यह व्यवस्था किया गया है। लेकिन अब लोग इस व्यवस्था को भी नकार रहा है। दरअसल मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि अभी 17 सितंबर को इस देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और विख्यात यूनिवर्सिटी, जो अपने अनोखे कार्यों के लिए, देश विरोधी कार्यों के लिए विख्यात और प्रख्यात है पूरे विश्व में, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिस यूनिवर्सिटी का टुकड़े देन है जो टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में है, टुकड़े टुकड़े गैंग का उत्पत्ति स्थल JNU, उस यूनिवर्सिटी के प्रथम महिला कुलपति शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ही जायज सवाल उठाया है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल पूछा है, यह सवाल बेशक ये कुलपति महोदया ने पूछा है, लेकिन यह सवाल इस देश के हर एक आम नागरिक का है। आज यह सवाल देश का हर एक आम नागरिक पूछ रहा है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई अनेक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, जिसकी जहां पहुंच है उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज सुप्रीम कोर्ट से विगत कई वर्षों से पूछ रहा है कि जिस तरीके का व्यवहार सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल जैसे वकील और उनके द्वारा लाए गए केसों के पक्ष में करती है, क्या उस तरीके का फैसला या सुविधा देश के आम नागरिकों के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट दे पाएगा? दरअसल 17 सितंबर को JNU की प्रथम महिला कुलपति शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित जी महाराष्ट्र के पुणे में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि वामपंथ आज भी मौजूद है, और वामपंथी कितने मजबूत हैं, उनका प्रभाव क्या है इस देश के सुप्रीम कोर्ट में। इस देश का सुप्रीम कोर्ट छुट्टी वाले दिन शनिवार को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है, अगर इस देश के आम जनता के घर में अगर आग भी लग जाए, उसके घर का सारे सदस्य की मौत भी हो जाए, अगर उनका एक सदस्य अगर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार या रविवार को चला जाएगा तो उसके केसों की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस दिन बंद रहता है। ऐसे छुट्टी वाले दिन तीस्ता शीतलवार के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खोला गया, और इस देश के माननीय प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने खुलवाया, और शाम के 6 बजे से लेकर एक ही दिन में 3 घंटों के अंदर में 2-2 बेंच गठित हुआ। और भी उस समय, जिस समय माननीय न्यायाधीश महोदय लोग एक भारत नाट्यम का कार्यक्रम देख रहा था दिल्ली में ही, इस दौरान शाम को 6 बजे माननीय प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के पास एक फोन कॉल जाता है, और उस पर उनको बताया जाता है कि
गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सितलवार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और तत्काल प्रभाव से उसको सरेंडर करने की आदेश दिया है। उसके खिलाफ विदिन 1 आवर के अंदर DY चंद्रचूड़ साहब अपने कार्यक्रम को छोड़कर 2 जजों की बेंच गठित करता है। जब 2 जजों की बेंच भी फैसला नहीं सुना पाता है तो उसी समय दूसरा बेंच 3 जजों का गठित करता है और 3 जजों का बेंच रात के 9 बजे यह फैसला देती है कि तीस्ता सितलवार को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसको जमानत जो मिली हुई है वह जारी रहेगी। और टिप्पणी करती है गुजरात सरकार और हाई कोर्ट पे कि अगर 1 हफ्ते तीस्ता सितलवार को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो क्या आसमान गिर जाएगा? क्या इस तरीके का कोई सुविधा हमारे लिए मिलेगा? क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट रात को 9 बजे खुला तीस्ता सितलवार के लिए, क्या हमारे लिए भी सुप्रीम कोर्ट रात में खुलेगा कभी? यह सवाल माननीय कुलपति महोदया शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित जी का है, जिसका जवाब DY चंद्रचूड़ साहब को देना चाहिए। क्योंकि अब इस देश का हर एक व्यक्ति समझने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस मुद्दे को लेकर कौन वकील आया है। अगर कपिल सिब्बल उस मुद्दे का वकील है तो फिर उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने से मना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को खारिज नहीं कर सकता है, क्योंकि वह याचिका या वह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल लेकर आया है। तो क्या कपिल सिब्बलों के सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना साख पूरी तरह से दांव पे लगा दिया है? क्या एक व्यक्ति के प्रभाव में इस तरीके का न्याय होगा हमारे देश के न्यायालयों में? कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रभाव है, इसका उदाहरण कई मुकदमों को आप पढ़ के समझ सकते हैं, जिसमें बिहार के एक चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप का मामला भी है। अभी हाल में आपने एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों का अगर केस पढ़े होइएगा, समझे होइएगा, तो आप समझ पाइएगा कि मणिपुर सरकार ने एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 4 प्रधान संपादकों के ऊपर प्रदेश की शांति भंग करने के लिए, प्रदेश में 2 समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए, 2 समुदायों के बीच हिंसा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था गंभीर धाराओं में। वो मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में गया, उसका वकील कपिल सिब्बल था। और जैसे ही माननीय मिलॉर्ड ने कपिल सिब्बल को देखा, माननीय मिलॉर्ड का जो सवाल था वो बहुत ही अद्भुत था। माननीय मिलॉर्ड 3 जजों की बेंच, जिसमें DY चंद्रचूड़ साहब भी थे, इन्होंने पूछा मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के वकील से कि पत्रकार का रिपोर्टिंग उसका व्यक्तिगत विमर्श हो सकता है, पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कुछ भी लिख सकता है, उसका रिपोर्ट हो सकता है गलत होगा, तो क्या इसके आधार पर आप पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा कीजिएगा? क्या आप उसको जेल भेज दीजिएगा? लेकिन यही माननीय मिलॉर्ड, यही DY चंद्रचूड़ साहब, जब इनके सामने मनीष कश्यप का मामला आया था, मनीष कश्यप के ऊपर भी मुकदमा यही था कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में जाकर तमिलनाडु और बिहार के लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने का कोशिश किया, तमिलनाडु जैसे शांत राज्य के शांति को भंग करने का कोशिश किया, 2 राज्य के लोगों को लड़ाने का कोशिश किया। इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर NSA का चार्ज लगाया गया। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, उस मनीष कश्यप के खिलाफ और तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में वकील था, वो वकील कपिल सिब्बल था। अब देख लीजिए, मणिपुर वाले मैटर में पत्रकारों की तरफ से सरकार के खिलाफ वकील कौन है? कपिल सिब्बल। तमिलनाडु में मनीष कश्यप प्रकरण में मनीष कश्यप के खिलाफ और तमिलनाडु राज्य के तरफ से वकील कौन है? कपिल सिब्बल। और दोनों मामला एक तरह का है, दोनों लोगों पे मुकदमा एक ही तरह का है, लगभग सेम, लेकिन दोनों में फैसला क्या आता है कि मनीष कश्यप के मामले में यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम तुमको राहत नहीं देंगे, क्योंकि तुमने एक शांत प्रदेश तमिलनाडु जैसे शांत राज्य के शांति को भंग करने का कोशिश किया है, तुमने उसको बदनाम करने का कोशिश किया है। जबकि मणिपुर मामले में कह रहा है कि राज्य सरकार क्या पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा करेगी? पत्रकार का रिपोर्ट हो सकता है गलत हो सकता है, क्या पत्रकारों को जेल भेज दिया जाएगा? यह प्रभाव है कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरीके का निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का कपिल सिब्बल के सामने। अभी 370 का सुनवाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आप समझिए, 370 2019 में खत्म हो गया। 2019 से लेकर 2023 4 साल तक जम्मू कश्मीर में सब चीज बदल गया।
जम्मू कश्मीर का लोग बिल्कुल सामान्य स्थिति में है। हर एक चीज जम्मू कश्मीर में सुधरा है, पर्यटन बढ़ा है, वहां की लोगों का जनजीवन सामान्य हुआ है, पहले से अच्छी स्थिति में रह रहे हैं, कभी मार्केट बंद नहीं हुआ है। G20 का बैठक वहां पे हो गया, आराम से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। पहले की तरफ एक भी कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ पिछले 4 सालों में, कोई बड़ा आतंकी घटना नहीं हुआ। छोटे मोटे घटनाओं को छोड़ दे तो ऐसे राज्य में 370 लागू हो या नहीं, उसे हटाना जायज था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने की क्या आवश्यकता थी। 60 घंटे तक 370 पे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई किया। अगर यह 60 घंटा सुप्रीम कोर्ट इस देश के आम जनता के ऐसे मुद्दों पे दिया होता जो मुद्दा कई एक वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में 70,000 लगभग 70,000 मुकदमा लंबित है, तो उनमें से लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे मुकदमा होते जिसका सुनवाई इस 60 घंटों में हो सकता था, जिसमें फैसला आ सकता था। लेकिन 370 जैसे मामले का जिसका कोई प्रभाव नहीं है, जिसका जम्मू कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, ऐसे मसले पे 60 घंटे खराब किए सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने। क्योंकि इस 370 में सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव था, कोई वकील अगर इसके पक्ष में था, तो वह कपिल सिब्बल था। 18 वकीलों ने 370 के पक्ष में बयान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने 370 का पक्ष लिया तो वो कपिल सिब्बल था सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने 370 के पक्ष में ऐसे उदाहरण दिए, ऐसे बातें कही जो किसी भी तरीके से देश हित में नहीं था। कपिल सिब्बल के बयानों को पाकिस्तान कोर्ट कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कि वहां के बहुत बड़े वकील इस बात को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भारत सरकार ने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 370 को हटाया है, जो भारत सरकार का अधिकार नहीं है। ये समय का बर्बादी क्यों हो रहा है? सिर्फ कपिल सिब्बल के सम्मान में, क्योंकि कपिल सिब्बल को मोटा माल मिल रहा है। इसके लिए जो 5 जज अगर चाहते तो इस देश के हजारों केस को सुन सकते थे 60 घंटा में। इसका उदाहरण ही इस DY चंद्रचूड़ से पहले जो प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुए थे UU ललित साहब, उन्होंने अपने 1 से 1.5 महीने के कार्यकाल में रिकॉर्ड केसों को सुना और उसका निपटारण किया। लेकिन DY चंद्रचूड़ साहब ऐसे मामले सुन रहे हैं जिसका सीधे तरीके से कह ले तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उस मुकदमे में कपिल सिब्बल है, इसलिए उनको सुनना जरूरी है, नहीं तो कपिल सिब्बल साहब नाराज हो जाएंगे। जिस तरीके से UU ललित साहब के सामने कपिल सिब्बल ने कह दिया था कि हम 50 साल से इस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज तक इतनी खराब स्थिति कभी नहीं देखा हमने, तो क्या शायद उसी बात से DY चंद्रचूड़ साहब डर गए हैं कि कहीं कपिल सिब्बल इस तरीके का कोई टिप्पणी इनके कोर्ट में ना कर दे, इनके लिए ना कर दे। एक और मामला बहुत जल्द आ रहा है। दरअसल 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के कानून धारा 124A के खिलाफ भी 5 जजों के संवैधानिक पीठ गठन करके उस पर सुनवाई करने की फैसला कर लिया है। जानते हैं ये 124A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन है? उस याचिका के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील कौन दे रहा है? वही कपिल सिब्बल जी है। और शायद कपिल सिब्बल जी का ही प्रभाव है कि केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद, केंद्र सरकार के आपत्ति के बावजूद भी धारा 124A पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार है। जबकि धारा 124A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस सुनवाई को टाल दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार ने जो अभी हाल ही में पुराने कानूनों को बदलकर उनके जगह पे 3 नए कानून लाए हैं, जो कि अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। उसमें खुद भारत सरकार देशद्रोह को कानून को खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि हम नए कानून में देशद्रोह कानून को खत्म कर देंगे, देशद्रोह कानून नहीं रहेगा, क्योंकि यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए बनाया गया था, जो कि यह भारत एक स्वतंत्र देश है, इसलिए इस देश में देशद्रोह नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। तो जब भारत सरकार उसे खुद ही खत्म कर रही है, तो फिर इसमें 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करके भी क्या करेगा? हो सकता है 2024 के बाद ये जो नया कानून बना है, भारत सरकार ने बनाया है, भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया 2023,
भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जब ये तीनों कानून लागू हो जाएगा, इन कानूनों में देशद्रोह का कानून सरकार खत्म ही कर देगी, तो फिर इसमें समय क्यों जाया किया जा रहा है? क्या सिर्फ कपिल सिब्बल के सम्मान में, कि कपिल सिब्बल को एक मोटा रकम मिल जाए, उनकी कमाई ने उनका जो रोजगार चलता है वो खत्म ना हो जाए? और ऐसा क्या संयोग है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जितना भी बड़ा मामला जाता है, चाहे वो देश विरोधियों का हो, हिंदू विरोधियों का हो, भ्रष्टाचारियों का हो, चोरों का हो, उचक्कों का हो, बड़े बड़े सफेद पोस्ट दलालों का हो, बेईमानों का हो, उस सबका वकील कपिल सिब्बल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उन सबको राहत मिलता है। चाहे आप एक तरफ से देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव हो, झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन हो, तमिलनाडु का मंत्री, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का पत्रकार हो, मोहम्मद जुबैर हो या शाहीन अब्दुल्ला हो, ऐसे ऐसे लोगों के केस को सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल पैरवी करते हैं और उनको राहत मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णयों के खिलाफ अभी एक वकील ने सवाल किया था। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संवैधानिक मामलों की सुनवाई कर रहा है, जबकि इन मामलों का जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट पे ये सवाल खड़े होंगे और इन सभी सवालों का सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। अब इस बात से काम नहीं चलने वाला है कि अगर आप कोर्ट या न्यायालयों के ऊपर सवाल उठाइएगा तो आपके ऊपर अवमानना का केस हो जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। अरे अब कब तक कितनों को जेल भेजिएगा मिलोड? अवमानना के केस में प्रशांत भूषण को जेल भेजे थे, आप केस चलाए थे उनके ऊपर, 1 रुपये देकर छूट गया था। तब से ही समझ में आ गया कि अवमानना में सिर्फ 1 रुपये देना होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये स्थिति हमारे देश की न्यायालयों का और न्याय मिलने की प्रक्रिया का। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।